वेलकम वंस अगेन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में चैप्टर है थर्ड अपना विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन खत्म हो चुका है अपना, जिसे अपन ने खत्म किया है 1 से लेकर के 10 तक के लेक्चर में। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप अवश्य देखें। हालांकि जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है 1 से लेकर लगातार वो सारे लेक्चर आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सारे लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, वो भी क्रम से है। तो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन खत्म कर लिया है। वो पोर्शन कौन सा था? अपन ने जैसे बेसिक पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन किसकी स्टडी करते हैं? अपन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक पोर्शन खत्म हुआ अपना, वो कौन सा था भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाए? केमिकल। और यह किसके द्वारा होती संपन्न होती है? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये चीज अपन ने पढ़ ली है। अब इसका रिवर्स पढ़ने वाले हैं अपन। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करेंगे? अब अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा से अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जान मानिए आप इसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा। इसके लिए मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चेंज होती है उन सेल को अपन कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इन्हें ही अपन वोल्टिक सेल भी कहते हैं और इन्हीं का नाम है डेनियल सेल। ठीक है, ऐसा क्यों रहा इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। भाई 1780 में गैल्वेनी नामक जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले इस पे स्टडी शुरू किया। किस पे? केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके सम्मान में इसे कह दिया गया गैल्वेनी सेल। 1800 ईस्वी में अलेक्जेंड्रा वोल्टा नामक जो साइंटिस्ट था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा, उस साइंटिस्ट ने इसे आगे बढ़ाया। कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में। तो इसके सम्मान में इसे वोल्टिक सेल कहा गया। ठीक इसी प्रकार से डेनियल नामक वैज्ञानिक ने भी इसमें अपना योगदान दिया, तो इसे क्या गया अपना डेनियल सेल। तो अब अपन बात करें कि भाई इनको तो अपन ने इस हिसाब से बता दिया। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का साधन क्या है अपने पास? गैल्वेनी सेल, वोल्टिक सेल या डेनियल सेल, ये साधन है अपने पास। लेकिन आजकल इन सेलों को एक ही नाम दिया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर हो गई बात? तो अपन ने पढ़ लिया है, एक पढ़ा अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और अब अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो अपने माइंड में फिट कीजिए, सेट कीजिए इस चीज को कि अब अपन जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल लेंगे और उससे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वह उत्पादन करने वाले हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिक और देख लेते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है? अपन केमिकल के द्वारा क्या प्राप्त कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया, बेसिक में पढ़ाया है कि प्रक्रम क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस। प्रक्रम कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः होता है। जैसे ही आप केमिकल लोगे, केमिकल से अपने आप ही अभिक्रियाएं होंगी, और वो अभिक्रियाएं किस टाइप की होती हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा अपने आप केमिकल है वो रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रम रहा स्पॉन्टेनियस। इसमें अपने को बैटरी लगानी पड़ी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस था और ये स्पॉन्टेनियस है। रिडॉक्स, बिल्कुल रिडॉक्स रहना ही रहना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और साथ ही साथ जब स्पॉन्टेनियस प्रक्रम है तो डेल्टा जी का मान क्या रहेगा भाई? नेगेटिव। क्लियर होगी बात? यहां तक मेरे ख्याल से किसी के भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक वाली चीजें ही पढ़ी है अपन ने। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि भाई कक्षा 10 में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई कॉपर सल्फेट के विलयन में, कक्षा 10 में एग्जांपल है कि भाई कॉपर सल्फेट का विलयन है वो किस कलर का होता है? CuSO4 एक्वस मीडियम है, जलीय माध्यम में, और इसका रंग कैसा है? ब्लू, नीले रंग का ये होता है। कक्षा 10 में ये दिया हुआ कि भाई कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक की छड़ रख दी जाए, ये मान लीजिए जिंक की छड़ रख दी मैंने, ठीक है, जिंक धातु है जेड,
जिंक की छड़ रख दी, तो ऐसा होने पर इस विलयन का रंग उड़ जाता है, फेड हो जाता है, यानी जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसका भी जवाब अपने को कौन देगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी मैं अब आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ अपना मूवमेंट, अपना जो कदम है वो आगे कैसे बढ़ाया, किस कारण, क्या कारण रहा कि भाई उनके माइंड में ऐसा सेट हुआ कि भाई अपन केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखा कि भाई एक कंटेनर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का ब्लू रंग का विलयन डाल दिया। अब ब्लू रंग किसकी वजह से होता है? कॉपर सल्फेट के Cu2+ आयन की वजह से इसका ब्लू रंग होता है। तो यहां पर जैसे इसमें जिंक की छड़ डाल देंगे तो कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब हो चला है। तो इस आधार पर बाद में दूसरा कैलकुलेशन क्या निकाला? यहां पर कुछ एक बिंदु है। पहला तो इसका जो कलर है, कलर डिसअपीयर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर 2 चीज ये आई अपनी कि भाई जो जिंक की छड़ ली है वह जिंक की छड़ क्या हो गई? लाइट वेट हो गई, यानी कमजोर हो गई है, टूट गई है। यानी इसके जो पहले बड़ी साइज में थी, अब यह क्या हो गई? बिल्कुल उस विखंडन शुरू हो गया है इसका, और यह बिल्कुल पतली होती चली गई है। यानी यूं मान लीजिए कि भाई अभी बारीक होकर के कैसी होगी? ऐसी हो चली है। ठीक है बात? भाई पहले यहां तक थी, और अब ये वाला जो छायादार पार्ट में दिखा रहा हूं, इतनी वह क्या होगी? डिकम्पोज हो गई। ठीक है, तो नंबर 2 क्या लगा कि वह जिंक रोड जो है वह क्या हो गई है? पतली हो गई है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी चीज अब अपन देखते हैं यहां पर कि भाई फिर ऐसा क्या रहा कि भाई तीसरी चीज यहां पर अपने को देखने को यह मिली कि जो विलयन है वह गर्म हो गया। विलयन कैसा हो गया? गर्म हो गया। यानी तीसरा चीज आती है अपनी टेम्परेचर, तापमान। इन 3 चीजों के निष्कर्ष से अपन पहुंचेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बनाने, निर्माण की तरफ। तो यहां देखिए तीनों चीजें कैसे घटित हुई। पहला चीज क्या रही? क्यों कॉपर सल्फेट का रंग गायब हो गया? यहां जिंक है, वह Zn2+ आयन बना करके किस में आ जाता है? विलयन में आ जाता है। Zn2+ आयन बनाया, विलयन में है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही शेष रह गए। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी? Zn का ऑक्सीडेशन हुआ और Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया सब। क्लियर हो गई बात? विलयन में आ गया कौन? Zn2+। यहां पर इस कंटेनर में Cu2+, भाई कॉपर सल्फेट का विलयन है ना ये, तो ये Cu2+ आयन क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और यहां जमा हो जाएंगे। इसका मतलब विलयन से कौन बाहर निकल गया? Cu2+ आयन। और Cu2+ आयन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया सब, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दिया? किसमें अब चेंज हो गया? कॉपर में। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब विलयन से क्या हुआ? कॉपर आयन है वो घट करके कहां जमा हो गए? छड़ के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब विलयन से कॉपर आयन हटे, कॉपर Cu2+ आयनों की वजह से तो ब्लू रंग था, तो वह ब्लू रंग अब गायब हो गया। तो पहली चीज यहां पर खत्म। कलर डिसअपीयर क्यों हुआ? क्योंकि विलयन के Cu2+ आयन किस पे जमा हो गए हैं? जिंक छड़ के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए यहां पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक छड़ से Zn2+ आयन है वह विलयन में आ गए। कौन विलयन में आएगा, कौन नहीं आएगा, इसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। अभी आप इतना ध्यान दीजिए, भाई जिंक से यहां आए ना Zn2+ आयन, और यहां से Cu2+ आयन यहां पर आ गए। क्लियर हो गई बात? चलिए, जिंक छड़ का क्या हुआ? भाई जिंक छड़ पतली होती है। क्यों हुई? क्योंकि जिंक छड़ से Zn2+ आयन विलयन में आते गए, तो यह बारीक होती चली गई। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक ये छड़ जीवित है तब तक चलेगी, या फिर Cu2+ आयन है तब तक चलेगी। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ा। अब यहां पर ये चीज थी साइंटिस्ट के माइंड में, बहुत गजब चीज थी। उन्होंने ये देखा कि भाई प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन यह टेम्परेचर कैसे बढ़ गया? मतलब हीट जो, इसका मतलब यह है कि इस इंटर कन्वर्जन में ऊर्जा अवश्य बाहर निकल रही है, और किस फॉर्म में निकल रही है? हीट के रूप में। तो साइंटिस्ट के दिमाग में यह गया कि भाई क्यों ना इस हीट को ही अपन किस में कन्वर्ट कर लें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से बना बेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस आधार पे बनाया गया। अब यहां देखिएगा, साइंटिस्ट के माइंड में यह है कि भाई ऐसा तो सिस्टम तो हो रहा है, तो क्यों ना भाई इलेक्ट्रॉनों का मोशन हो रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर ही है, क्यों न ऐसा किया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन जो यहां पड़ा हुआ था, इस वजह से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा, क्यों न इलेक्ट्रॉन को गति दे दीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन दौड़ करके चलेगा
दौड़ करके चलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों में गति होगी, फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ही अपन क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट करें। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का प्रोग्राम सेट हुआ। साइंटिस्ट के माइंड में क्या सेट रहा कि मैं कैसे भी करके इन इलेक्ट्रॉनों को दौड़ा दूं, जो अभी जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ा हुआ था। तो जिंक इलेक्ट्रोड पे पड़ा हुआ था, तो इस इंटरकन्वर्जन की वजह से क्या हुआ, हीट के रूप में हुई। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना शुरू कर दूंगा तो संभवतः विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण किया। तो लीजिए अपन पढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो क्या होता है, देखते हैं। देखिए यहां पर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भाई अब बहुत ध्यान से अपने को पढ़ना है। दो कंटेनर लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बढ़ाने जा रहा हूं आपको भी, दो कंटेनर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में जिंक इलेक्ट्रोड लिया। अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, बेसिक पढ़ाया हुआ मैंने भाई, जहां पर भी ऑक्सीजन और रिडक्शन की जो भी ऑक्सीजन और रिडक्शन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है उसे अपन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो एक्टिव है, और नहीं भाग ले रहा तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब मैंने यहां किसका इलेक्ट्रोड लिया भाई, Zn का, और Zn को मैं किस में डाल रहा हूं, मैं Zn को डाल रहा हूं इसी के इलेक्ट्रोलाइट में ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ZnSO4 का क्या लिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन लिया। इधर मैंने लिया कॉपर। अब मैंने इनको बिछड़ा लिया। बिछड़ाया क्यों, क्योंकि पहले तो यही का यही प्रोग्राम था। अभी क्या हुआ, जिंक को मैंने इधर ले लिया, कॉपर को इधर दूसरे कंटेनर में ले लिया। क्यों लिया, ताकि इलेक्ट्रॉन दौड़ सके, इलेक्ट्रॉन को रास्ता तय करना पड़े। रास्ता तय करेंगे तभी तो विद्युत उत्पन्न होगी। तो रास्ता बनाने के लिए मैंने क्या किया, इधर CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और ये Cu की रोड हो गई, ठीक है, Cu इलेक्ट्रोड हो गया। इन दोनों का संबंध अब करवाया गया किससे, कहीं बेटी से मत करवा देना, बेटी से करवाते कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए आपने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है, वोल्टमीटर लगाया। जैसे ही आप इसमें वोल्टमीटर लगाओगे, लगाते ही इस वोल्टमीटर में विक्षेप आएगा। या फिर यूं मान लो कि यहां कोई बल्ब लगा दिया आपने, यदि बल्ब लगाया है तो बल्ब क्या जलेगा, इसका मतलब जैसे ही कनेक्शन करोगे करते ही बल्ब जलेगा। बल्ब जलते साइंटिस्ट के माइंड में भी बात, ये साइंटिस्ट के माइंड भी जलने लग गए कि वाह मजा आ गया, यहां से तो रसायन से अपन ने क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली है अपन ने, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली है। इसका मतलब जो साइंटिस्ट ने सोचा था वो हुआ। कैसे, उन्होंने ये तय किया कि भाई इलेक्ट्रॉनों का ही तो मामला था, तो इलेक्ट्रॉनों को भगाओ। और उन्होंने क्या किया, ये सर्किट कंडक्टर जो वायर है, चालक तार है, इससे जैसे इसको कनेक्ट किया बल्ब को, बल्ब जला। बल्ब जलते ही साइंटिस्ट के माइंड में जले, उनके माइंड में बल्ब जला कि यार मजा आ गया, अब इलेक्ट्रॉनों की फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की वजह से इसमें हुआ। लेकिन थोड़ी देर में वो बल्ब, साइंटिस्ट के दिमाग का बल्ब बुझ गया। कैसे बुझा भाई, ये बल्ब ऑफ हो गए, बंद हो गया, यानी जलना, जो ग्लोइंग हो रही थी इसमें, जो जल रहा था बल्ब, वह बंद हो गया। यह जो सिस्टम था कुछ क्षण के लिए हुआ, कुछ समय के लिए। भाई जैसे इसमें जिंक की इधर कॉपर है, भाई जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही इसको वायर से जोड़ा, जोड़ते ही बल्ब जला। लेकिन कुछ ही समय बाद में यह बल्ब जलना बंद हो गया। तो साइंटिस्ट के दिमाग में फिर गड़बड़ हो गई कि यार ये हुआ क्या, अपने तो इलेक्ट्रॉन को भगाया तो है, भगाया है, लेकिन ये चक्कर क्या रहा है कि वापस बंद कैसे हो गया। यहाँ पर भी पड़ा, यहाँ पर भी विलयन है, यहाँ पर भी विलयन है, सारा मामला वैसा का वैसा है। तो यहाँ पर इसको फिर आगे बढ़ा करके इसके उनके माइंड में यह है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो चली है। और बाधा आपको तो दिख ही रही होगी, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब सर्किट आपको ये तो दिख रहा है, लेकिन इंटरनल सर्किट कहाँ है, सर्किट कहाँ, जहां से चले वहीं पहुंचे, वही तो होता है सर्किट। कंप्लीट सर्किट तो तभी होगा ना, अभी तो हाफ ये सर्किट। अब यहां पर देखा कि भाई फिर ऐसा हुआ क्या कि पहले तो ये जला और बाद में तुरंत बाद बंद हो गया। तो इसको देखिए, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा हूं, बिल्कुल सावधानी से देखिए। यहां क्या रहा, जिंक है, जिंक से जिंक का ऑक्सीजन हुआ और जिंक बना Zn2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, और यह आ गया सॉल्यूशन में, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। क्लियर है बात। ऐसा ही और दूसरा जिंक आया, Zn2 पॉजिटिव बना, ये विलयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन और जमा हो गए।
क्लियर होगी बात? तो यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई, यहां पर ऑक्सीकरण इसका 0 और यहां +2, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये पूरा सेल है, पूरे का आधा भाग ये है और आधा भाग ये है, तो इस आधे भाग को कहते हैं अपन अर्ध सेल, हाफ सेल, और इसमें जो अभिक्रिया होगी उसे अपन कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन। तो ये होगी हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर होगी मेरी बात? इसमें ये अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई साहब, तो इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उत्पन्न हो गया। पोटेंशियल देखेंगे अपन इसके बाद के अगले लेक्चर में, पोटेंशियल ही आने वाला है, तो निश्चित नहीं है, अभी तो आप केवल इसको समझिए। इलेक्ट्रॉन धक्का देना शुरू हुआ सर, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो गया, ये अब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, तो विद्युत धारा किधर जाएगी, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के विपरीत मान जाती है हमेशा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं सर। अब इलेक्ट्रॉन पहुंचे यहां पर, तो यहां Cu2+ आयन थे, इन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, तो ये क्या करते हैं, Cu2+ आयन इस पे जमा हो जाते हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और यहां पर अपचयित हो जाएंगे। यानी इस अर्ध सेल में कौन सी विक्रिया होगी, Cu2+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu में अपचयित हो जाएगा, यानी इस अर्ध सेल में ये विक्रिया होगी, 2 विक्रिया कंप्लीट हो गई। अब यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन किस पे रह गए हैं, एनोड छड़ पे, इसी छड़ के ऊपर रह गए हैं, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। क्लियर है? इस पे नेगेटिव स्वाभाविक चीज है, इस पर पॉजिटिव, अब चेक हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, एनोड और कैथोड के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि भाई एनोड कौन सी, पॉजिटिव नेगेटिव को एनोड नहीं कहते अपन, किसे कहते हैं एनोड, जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होती है उसे अपन एनोड कहते हैं, जहां अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे अपन कैथोड कहते हैं। तो यहां इस अर्ध सेल में कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पे चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ध्यान दें, इसका मतलब ये क्या है, एनोड है, और एनोड के ऊपर चार्ज यहां कैसा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा था, एनोड पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना भी। अब इस स्थिति में यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कहां हो रहा है, कैथोड पर, तो कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात यहां पर। अब साइंटिस्ट की उस कहानी की बात बताता हूं कि क्यों ये बल्ब थोड़ी देर तो जला और उसके बाद में बंद हो गया। तो जला इसलिए कि शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉन यहां पर जमा हो गए, इलेक्ट्रॉन जमा होते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बढ़ गया। जैसे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन चलते विद्युत का चालन हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद में ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये चलेंगे तो यहाँ विलयन में क्या आ जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। इधर Cu2 पॉजिटिव इसके ऊपर जमा हो रहे हैं, तो विलयन में कौन सा बच गया, SO4 2 नेगेटिव आयन शेष बच गए। भाई जब शुरुआत की बात करते हैं तो इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन की सांद्रता क्या रहती है, बराबर रहती है। पहले शुरुआत में जब ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, यहां पर ऐसे ही Cu2+ आयन की सांद्रता किसके बराबर होती है, सल्फेट आयन के बराबर होती है, सांद्रताएं बराबर। लेकिन जैसे अपन ने इसको कंप्लीट किया, एंड जोड़ते हैं तो सर्किट कंप्लीट करवाते हैं इधर से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई और विलयन में कौन बढ़ा, Zn2 पॉजिटिव आयन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ी देर तो हुआ, लेकिन बाद में क्या, विलयन में Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ गए, बहुत ज्यादा हो गए, और इधर कौन बढ़ गया, SO4 2 नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रलिटी लॉ है अपना, उदासीनता का जो नियम है वह भंग हो गया। ठीक है, और यहां क्या रह गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि विद्युत का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि न्यूट्रलिटी का पालन होता रहेगा, यानी विलयन कैसा होना चाहिए, विलयन हमेशा उदासीन बना रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां विलयन कैसा हो गया, धनात्मक, यहां विलयन कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब पेज फंस गया यहां पर। तो विलयन के धनात्मक होने से क्या हुआ ये कि Zn2 पॉजिटिव आयन अब इन धनायनों के द्वारा खींच लिए जाएंगे। पर दो चीजें होंगी यहां पर, देखो कोई भी Zn2 पॉजिटिव मान लो नया है, वो इसके अंदर आना चाहता है Zn2 पॉजिटिव, तो विलयन क्या है, खुद धनात्मक है,
और जेडन वापस और धनात्मक बन करके विलयन में आना चाह रहा है। भाई जेडन इसमें आएगा तो क्या बन करके आएगा, जेडन2 पॉजिटिव बन के आएगा ना, वो खुद धनात्मक और विलयन भी धनात्मक, तो धक्का शुरू हो गई, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। तो या तो नए जेडन2 प्लस को विलयन में आने ही नहीं देंगे पुराने वाले जेडन2 पॉजिटिव, या तो आने ही नहीं देंगे, और आ भी गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो छोड़ कर गया है उस इलेक्ट्रॉन को आगे बहने नहीं देंगे वो, और जकड़ लेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ना, आकर्षण बल बढ़ जाएगा, और आकर्षण बल बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन क्या है इन जेडन2 पॉजिटिव से ही आकर्षित होकर के रह जाते हैं और वो इसमें फ्लो नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गई ये बात, नहीं है कोई समस्या? तो ऐसा होने की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन बहना बंद हो गए, और बहना बंद हो गए तो विद्युत का चालन भी बंद हो गया। क्लियर है बात? इसे अपन अब आगे बढ़ाते हैं। भाई साइंटिस्ट के माइंड में हुआ कि फिर हम तो सेल तो बना रहे हैं, लेकिन ये तो क्या हुआ? तो उन्होंने ये देखा कि भाई सेल बनाया तो है, लेकिन हमने सर्किट कंप्लीट ही नहीं किया अभी तो, और हम चाहें तो इसका पॉजिटिव खत्म कर दें, इसका नेगेटिव यदि खत्म कर दिया जाए, पॉजिटिव इसका पॉजिटिव खत्म कर दें, इसका नेगेटिव खत्म कर दें, उस स्थिति में क्या रहेगा? होप कि भाई सेल है वो अच्छे से काम करना शुरू करेगा। तो न्यूट्रलिटी को फॉलो करने हेतु, उदासीनता का पालन करने हेतु, दोनों अर्ध सेलों के आवेश न्यूट्रल करने हेतु एक युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है जिसे अपन कहते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज, लवण सेतु, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लवण सेतु। तो देखते हैं अपन इसको, लवण सेतु को। तो साल्ट ब्रिज क्या होता है देखिएगा। साल्ट ब्रिज को अपन कह रहे हैं कि भाई साल्ट ब्रिज होगा, एक यू आकार की नलिका लेता है, यू आकार की एक कांच की नलिका लेता है, ठीक है, ये लीजिए, एक यू आकार की कांच की नलिका होगी। इस कांच की नलिका के अंदर यहां पेस्ट भरा जाता है, ठीक है। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट जेलीनुमा पेस्ट होता है, गाढ़ा इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा जाता है, ठीक है। अब पेस्ट क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि भाई सेमी लिक्विड होना चाहिए, पूरी तरह से द्रवित भी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होना चाहिए, सेमी लिक्विड मतलब कुछ ठोस ठोस सा, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। यहां इलेक्ट्रोलाइट अपन क्या ले सकते हैं भाई? अपन ले सकते हैं KNO3 ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, NaNO3 ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। चलिए ये हो गए, ये अपने कुछ एक मैंने लिखे कि भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है जो अपन यहाँ पर इसके अंदर ले सकते हैं। अपनी मर्जी से नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, उसमें कुछ एक इसके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से अपनी मर्जी से सारे नहीं लेते अपन इलेक्ट्रोलाइट, कुछ एक शर्तें हैं उस हिसाब से। तो पहला क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट यहाँ ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी जो मुंह, ऊपर वाले मुंह हैं जो खुले हुए हैं, उनको क्या कर दिया? कॉटन से कवर कर दिया, यानी रुई डाल करके इसके मुंह को बंद कर दिया। हर एक चीज का कंसेप्ट बताऊंगा, क्यों रुई डाली, क्यों इलेक्ट्रोलाइट यहां पर लिया, सारी चीजें बताने वाला हूं। पुनः समझिए, साल्ट ब्रिज क्या होता है? यू आकार की कांच की नलिका होती है जिसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा जाता है। यह सेमी लिक्विड होता है, बिल्कुल ना तो द्रवित होता है ना ठोस होता है। अर्ध तरल की अपन बात करें, अर्ध ठोस की अपन बात करें, वैसी उसी प्रकार का होता है। इसके सिरों को कॉटन के द्वारा बंद कर दिया जाता है, इसे अपन साल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। और इसको उठा करके इन सेल के ऊपर इन्वर्ट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। ये लो, ठीक है, ये इसे इन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गई इन्वर्टेड यू ट्यूब सेल, यू सेल टाइप की है, ठीक है। इसे साल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बीच में बना हुआ वो तो है इसमें सॉल्ट, इसमें जो लवण सेतु में भरते हैं ना, वो तो हो गया सॉल्ट, और ये दो अर्ध सेलों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम कौन करता है? सेतु, ब्रिज, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? सीधा सीधा देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज ये करेगा कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पर KCl डाला हुआ है, इधर किसकी मात्रा बढ़ी हुई है? Zn की मात्रा बढ़ी हुई है। Zn की मात्रा बढ़ी हुई है तो इसका जो नेगेटिव वाली स्पीसीज है वो इसके द्वारा बहते हुए क्या यहाँ से चल करके किसमें आ जाएगी? इस विलयन में आ जाएगी। यानी Zn के साथ में विलयन में कौन आ गया? एक Zn के लिए 2 Cl है, आ गया भाई। तो Zn
और Cl नेगेटिव, Zn पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या हो गए, न्यूट्रल। क्लियर है। इधर ऐसे ही K पॉजिटिव पोटेशियम आयन चल गए, 2 पोटेशियम आयन आए और एक सल्फेट आयन को न्यूट्रल कर दिया। फलस्वरूप क्या रहा, साल्ट ब्रिज क्या करेगा, साल्ट ब्रिज का मुख्य काम क्या रहेगा, मुख्य काम ये रहेगा कि जो दोनों अर्धशैल थे, दोनों अर्धशैल में धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो गया था, जिससे न्यूट्रलिटी उदासीनता भंग हो गई थी। साल्ट ब्रिज अपने आयन दोनों अर्धशैलों में देते हुए उदासीनता फिर से ला देगा। इसका धनावेश इधर कौन जाएगा, ऋणावेश, ऋण आयन जाएंगे, इधर ऋणावेश है, इधर कौन आएंगे, इस लवण सेतु के धनायन आएंगे। तो धनायन और ऋणायन के द्वारा उदासीनता फिर से ला दी जाती है और इस उदासीनता के फलस्वरूप विद्युत धारा फिर से शुरू हो जाती है। तो ये लवण सेतु बनने लगा। ठीक है बात। अब लवण सेतु की वजह से ही ये उदासीनता शुरू हुई और उदासीनता जैसे ही बन गई, इसका मतलब जरूरी क्या है, हर कंडीशन में दोनों के दोनों अर्धशैल उदासीन रहने जरूरी है। क्लियर हो गई बात। और उदासीन करने वाला कौन है यहाँ पर, लवण सेतु। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए सर्किट भी कंप्लीट हो गया और इस प्रकार से अपन ने देखा है कि भाई इस अर्धशैल में अभिक्रिया हुई Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गई Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। ये कैथोड पर अभिक्रिया, ये एनोड पर। और कंप्लीट सेल अभिक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो लेफ्ट वालों को ऐड कर दो, राइट वालों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉनों को दोनों को बराबर करना है। इधर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कट देंगे, तो यहाँ रहा Zn और इधर लेफ्ट वाला है Cu2 पॉजिटिव, तीर का निशान, इधर ये राइट वाला है Zn2 पॉजिटिव और इसका राइट वाला है Cu। ये एक कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई है। ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा है विद्युत रासायनिक सेल। आई होप कि आपको ये सेल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी एक बहुत खास चीज है यहाँ पर लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को मैंने आपको केवल रफली बताया कि साल्ट ब्रिज कर क्या रहा है, यहाँ पर न्यूट्रलिटी ला रहा है। लेकिन साल्ट ब्रिज का अगला टॉपिक जो अपने आने वाला है वह साल्ट ब्रिज का आएगा। साल्ट ब्रिज के साथ साथ में अपन इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक बने रहिए आप और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं, उसमें वही बात कही जाती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए और साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे उन सभी के पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बने रहिए आप हमारे साथ। बोलिए जय हिंद।